हेलो बच्चों, मैं हूँ प्रियांशी रैन अकेडमी से और मैं पढ़ाती हूँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स क्लास 10th की। मैंने चैनल पे ऑलरेडी 3 चैप्टर्स अपलोडेड हैं हिस्ट्री के। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी एंड ये है ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। इसके बाद अपकमिंग लेक्चर्स में आपको बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो भी मिल जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि पहला चैप्टर क्या है हमारा। तो पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे रिसोर्सेज की बात की जाएगी। तो इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। आपको वन शॉट रिवीजन देना है तो उसके हिसाब से आपको मेन पॉइंट्स मैं बताऊंगी और जो चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली होंगी वो भी करेंगे। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिसोर्सेज होते क्या हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे सराउंडिंग में अवेलेबल है, जिसे हम टेक्नोलॉजिकली टेक्नोलॉजिकली एक्सेस कर सकते हैं, उसे हम टेक्नोलॉजी के थ्रू उसे हम मतलब निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा, वो इकोनॉमिकली फिजिबल हो। दैट मीन्स उसको हम लोग आराम से बिना किसी प्रॉब्लम्स के, बिना किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के हम उसे मतलब कोई दिक्कत ना हो उसे निकालने के बाद, तो वो फिजिबल होना चाहिए। एंड देन कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। ऐसा कोई रिसोर्स ना हो जिसे कल्चरली एक्सेप्ट ही नहीं किया जा सकता। एंड द लास्ट पॉइंट इज सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे। सो दीज आर 4 पॉइंट्स। इनका आप ध्यान रखना जब भी अगर रिसोर्सेज की मेन डेफिनेशन लिखनी हो तो ये 4 पॉइंट ज़रूरी हैं। ओके, तो ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे सराउंडिंग में अवेलेबल है, जो टेक्नोलॉजिकली फिजिबल हो सकती है, इकोनॉमिकली एक्सेसिबल है, वो फिजिबल है, एंड देन कल्चरली एक्सेप्टेबल है एंड ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती है। एनीथिंग दैट कुड बी एनीथिंग, जो एबायोटिक है, बायोटिक है, वो हम आगे देखेंगे कि किस किस तरीके के रिसोर्सेज होते हैं और उन्हें किस तरीके से और किन बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। सो ये हो गई हमारी बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इनको किन किन चीज़ों में क्लासिफाई किया गया है। पहले तो हम देखते हैं कि ये एक फ्लो चार्ट है, ये शायद बुक में भी दिया होगा, तो आप देख लेना। एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्सेज को डिवाइड करते हैं। पहला क्या होता है, बायोटिक, एंड सेकेंड इज एबायोटिक। तो बायोटिक कुछ भी जो लिविंग हो, एनी लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोटिक। तो इसमें फॉरेस्ट आ गए, एनिमल्स आ गए, ह्यूमंस आ गए। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो लिविंग है उसे हम बायोटिक कहते हैं। एंड द सेकेंड इज एबायोटिक। तो एबायोटिक में आते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। सो नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं लाइक मिनरल्स, माउंटेन्स, वाटर, एनीथिंग दैट लैंड वी कैन से, जिसमें लाइफ नहीं होती है उसे हम एबायोटिक कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड जो है क्लासिफिकेशन का ज़रिया, वो है एग्जॉस्टिबिलिटी के ऊपर। तो पहला है रिन्यूएबल एंड सेकंड इज नॉन रिन्यूएबल। ये क्या होता है? रिन्यूएबल मतलब जिन्हें हम बार बार पैदा किया जा सकता है, जिन्हें बार बार बनाया जा सकता है। सो लाइक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होगी क्योंकि सन कभी नहीं ख़त्म होगा, तो सोलर एनर्जी हम हमेशा बना सकते हैं। विंड एनर्जी हमेशा हवा रहती है, तो उसको भी हम हमेशा बना सकते हैं। एंड फॉरेस्ट, बट हाँ, फॉरेस्ट की भी एक लिमिट है, बट वो इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होंगे जितनी जल्दी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ख़त्म होते हैं। उनको वापस बढ़ाने का तरीका है हमारे पास, बट नॉन रिन्यूएबल चीज़ों को बढ़ाने का तरीका नहीं है, तो इसलिए फॉरेस्ट को भी इसी कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। अब आता है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जिनको हम बहुत लंबे टाइम तक हम जिन्हें पा नहीं सकते, जिनको पाने में हमें करोड़ों साल लग जाए, लाइक फॉसिल्स। ठीक है, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस, इस तरीके की चीज़ें हम जल्दी नहीं पा सकते हैं। तो इन रिसोर्सेज को बहुत ही सावधानी से और बहुत ही इस तरीके से यूज़ करना है कि ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे, बट ग्रीड्स को सेटिस्फाई नहीं करे। तो इसलिए हम लोगों को हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं कि रिसोर्सेज को किस तरीके से प्लान करना है कि ह्यूमन नीड्स भी सेटिस्फाई हो जाए और ये जो रिसोर्सेज है ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे। सो देयर इज वन कोट, रिसोर्सेज आर नॉट फ्री गिफ्ट। एग्जैक्टली, रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट नहीं है, ये बस दे आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। वो बस ह्यूमन एक्टिविटी की फंक्शंस के लिए ही काम करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे फ्री गिफ्ट की तरीके उसका मिसयूज़ करें या अबेंडन यूज़ करें कि वो एग्जॉस्ट हो जाए और आने वाली जो जनरेशन है उसे कभी पता ही ना चले कि ऐसे कोई रिसोर्सेज कभी होते भी थे। तो अब हम इसके बाद देखते हैं थर्ड
जो क्लासिफिकेशन का जो तरीका है वो है ओनरशिप के बेसिस पे। तो ओनरशिप के बेसिस पे हम 4 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला है इंडिविजुअली, सेकंड है कम्युनिटी, एंड थर्ड है नेशनल, एंड देन इंटरनेशनल। तो इंडिविजुअल में आता है लाइक हम लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी जो होती है उसे इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहते हैं। लाइक हमारी वेल हो गई, हमारी प्रॉपर्टीज़ हो गई, हमारी लैंड हो गई, तो उसे हम इंडिविजुअल कहेंगे। देन कम्युनिटी, कम्युनिटी के अंदर आते हैं कि कोई एक समूह है, कोई ग्रुप है, वो ग्रुप पूरा का पूरा किसी रिसोर्स को ऑक्युपाई करता है। लाइक हम कहेंगे तो फार्म क्या कहते हैं, विलेज पॉन्ड्स हो गए, तो विलेज में जो पॉन्ड्स होते हैं वो पूरा गांव मिल करके यूज़ करता है। ठीक है। तालाब जिसे कहते हैं, और या फिर पब्लिक जो पार्क्स होते हैं अर्बन एरियाज़ में, वो भी हर कोई यूज़ करता है। अब तो विलेज एरियाज़ में भी बनने लगे हैं। देन हम देखते हैं नेशनल, नेशनल में क्या है कि ऐसे रिसोर्सेज जो पूरा नेशनल ऑक्युपाई करता है, जो पूरे जो नेशनल की जो जनता है वो ऑक्युपाई करती है, बट उसका जो मैनेजमेंट है वो नेशनली देखा जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से देखा जाता है। तो उसमें आते हैं रेलवेज, रोड्स या फिर मिनरल्स, जिन्हें गवर्नमेंट चलाती है या उन्हें क्या कहते हैं मैनेज करती है। तो क्या क्या एग्जाम्पल हो जाते हैं, रोड्स हो जाते हैं लाइक हाईवेज, फ्लाईओवर्स जो बड़े लेवल पे होते हैं, एंड देन रेलवेज। उसके बाद इंटरनेशनली भी कुछ रिसोर्सेज होते हैं लाइक सी, तो ओशन, सॉरी ओशन कहेंगे। तो जैसे इंडिया है, तो इंडिया की बाउंड्री के कुछ बाउंड्री दी हुई है इंडिया को, जितने में वो खुद अपना जो भी उसमें फिशिंग करना चाहे या फिर जितने भी उसको काम करने हैं वो इस दिए गए ओशन में कर सकती है। बट इसके बाद जो ओशन आता है वो इंटरनेशनली उसको कंसिडर किया जाता है। तो जो इंटरनेशनल जो ग्रुप्स होते हैं, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, वो इन्हें कंट्रोल करती हैं, जिन्हें जिसे ओपन सी भी बोला जाता है। तो ओपन सी जो है वो एक इंटरनेशनल रिसोर्स है। इसके अलावा विंड, सॉरी जो एयर है वो भी एक इंटरनेशनल, जो एयर स्पेस है वो भी एक इंटरनेशनल क्या कहते हैं रिसोर्स है। जो 200 माइल्स के ऊपर जितने भी एयर स्पेस है वो इंटरनेशनली ऑक्युपाई की जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि डेवलपमेंटल स्टेटस पे किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला है पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक, रिजर्व्स। तो पोटेंशियल में वो रिसोर्सेज आते हैं जिन्हें क्या कहते हैं किसी रीजन में पाया तो गया है, बट उसे अभी हम लोग पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं। तो पहला एग्जांपल इसमें आता है कि जो थार है, थार डेजर्ट हमारा, वहाँ पे सोलर एनर्जी बहुत एबंडेंट है। बस उसे किस तरीके से हम पूरी तरीके से उसको यूज़ में ला सकें ये भी हमें नहीं पता। उसके बाद देखते हैं डेवलप्ड, जिन्हें हम कम्प्लीटली यूज़ कर सकते हैं, जिनमें अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको जानते हैं, हम उसे टेक्नोलॉजिकल आराम से उसे पूरा तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो जैसे है कोल या आयरन ओर की जो माइंस होती हैं उनको। देन स्टॉक, स्टॉक में क्या आता है, स्टॉक ऐसे रिसोर्सेज हैं जो अभी अवेलेबल तो हैं, बट हम उन्हें क्या कहते हैं यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। अभी ऐसे कई रिसोर्सेज हैं जिन्हें हमें पता है कि हाँ उन्हें यूज़ किया जा सकता है, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी वजह से हम उसे यूज़ कर सकें। तो इसमें एग्जाम्पल होता है, सबसे बेस्ट है हाइड्रोजन का, जो वाटर में प्रेजेंट है, जिसे अभी हम लोग एक्सट्रैक्ट करके हाइड्रोजन जो है उसे यूज़ नहीं किया जा रहा है किसी एनर्जी को बनाने के लिए। देन आता है रिजर्व, रिजर्व्स वो रिसोर्सेज हैं जिन्हें फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखा गया है ताकि वो फ्यूचर में इन्हें यूज़ करें। लाइक जो क्या कहते हैं, जो डैम वाटर होता है वो, या फिर फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट तो देखा सुना होगा, रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, तो वो फ्यूचर यूज़ के लिए बचाए गए हैं। ओके, सो ये रहा पूरा। अब इसमें मैंने ये सारे एग्जांपल्स क्यों दिए हैं, अगर क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन के ऊपर, कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए क्लासिफिकेशन के ऊपर, तो ये 4 क्लासिफिकेशन आप बताओ, उसके बाद जो उनके सब क्लासिफिकेशन है उन्हें बताओ। देन आपको अगर आप एक एग्जाम्पल भी दे देते हो तो एग्जामिनर नंबर नहीं काट पाएगा। तो इसलिए मैंने सबके एग्जाम्पल दिए हैं, एटलीस्ट आप एक लिख के आना, उससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। सो अब हम इसके आगे देखते हैं कि रिसोर्स मैनेजमेंट या मिसमैनेजमेंट, ये क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो प्रॉब्लम एक खड़ी हो रही है रिसोर्स मिसमैनेजमेंट की। तो रिसोर्सेज तो हमारे पास बहुत है, बस हम उन्हें मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका फालतू का यूज़ हो रहा है, मिसयूज़ हो रहा है, और जो रिसोर्स है वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो रहे हैं। तो लोगों ने क्या समझ लिया, वो एक तरीके से फ्री गिफ्ट समझ लिए हैं। तो सबसे पहला इशू क्या आता है, डिप्लीशन का, जिसमें जो रिसोर्सेज हैं बहुत जल्दी ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि ह्यूमन की जो ग्रीड है, जो लालच है, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। कुछ लोगों का लालच जो रिसोर्सेज है उनको पूरी तरीके से ख़त्म करने में तुले हुए हैं। देन आता है सोशल डिवाइड।
तो सोशली ये डिवाइड देखें तो जो रिच है एंड देन पुअर है, तो जो रिच है उनके पास ही मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज हैं जो वो अपने यूज़ के लिए क्या कहते हैं, अपने फ़ायदे के लिए, अपनी जो मनी ओरिएंटेड जो उनकी रहती है सोच, उसके लिए वो उसे यूज़ कर रहे हैं। देन पुअर जो होते हैं उनके पास है ही नहीं। तो सोशली ये 2 तरीके से डिवाइड हो चुका है। अब इसके बाद एक और प्रॉब्लम आती है जो कि है इकोलॉजिकल क्राइसिस। इसकी वजह से इकोलॉजिकल क्राइसिस भी हमें देखने को मिलते हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है, ओज़ोन लेयर का जो डिप्लीशन है, वो भी हमें देखने को मिलता है। अगर आपको पता हो, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हुआ था कि एक जगह पे ओज़ोन की जो लेयर है वो गायब हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो पोल्यूशन है उसे कंट्रोल किया गया था उसको वापस हील करने के लिए। देन लैंड डिग्रेडेशन भी होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, ये अलग से एक पूरा टॉपिक दिया हुआ है जिस पे क्वेश्चन बनता है। सो इसके अलावा अब हम देखते हैं कि सोल्यूशन क्या है। अब हमें प्रॉब्लम तो पता चल गई, लेकिन इसका सोल्यूशन तो होना चाहिए ना। केवल प्रॉब्लम से तो कुछ होगा नहीं। तो सोल्यूशन क्या निकल के आया है कि हमें सस्टेनेबली डेवलप करना है चीज़ों को, ताकि हम जो जनरेशन जो है अभी की, उसकी भी फुलफिलमेंट हो सके, उसकी नीड्स की भी फुलफिलमेंट हो पाए, और जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी नीड्स के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। तो ये है मेन मोटो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो लाइक प्लानट को सेव करने के लिए इसे बनाया गया है। तो सबसे पहला क्या है इसमें, डोंट डैमेज द इन्वायरमेंट, ये मोटो है वाइल डेवलपिंग। ठीक है, डेवलप करते टाइम ऐसा नहीं है कि डेवलप अगर हमें कुछ करना है तो इन्वायरमेंट को उसके लिए हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इन्वायरमेंट को बचाते हुए डेवलपमेंट करना है, ये मेन मोटो है। देन क्या है, सेव फॉर द फ्यूचर। एग्जैक्टली, फ्यूचर के लिए हमें, फ्यूचर जो जनरेशन है उसके लिए भी सेव करना पड़ेगा। अदरवाइज लाइक जो हम लोग हैं अभी, हमारे पास ये रिसोर्सेज क्यों हैं, क्योंकि हमारे जो पुरानी जो जनरेशन थी हमसे, उसने हमारे लिए रिसोर्सेज बचा के रखे थे, तो आज हम यूज़ कर पा रहे हैं। तो इसी तरीके से हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इन रिसोर्सेज को बचा के रखना है, ताकि वो भी नहीं यूज़ कर पाए। तभी जो डेवलपमेंट है वो सही से हो पाएगा और हर किसी की जो नीड है वो फुलफिल हो पाएगी। तो use resources today is in a way that doesn't leave future generation with nothing. So ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आप क्या कहते हैं, एक डेफिनेशन है वो लिख सकते हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं कि ग्लोबल एक्शन क्या हुआ। तो ये एक पॉइंट आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, रियो अर्थ समिट में हुआ क्या था, और या फिर ये क्यों रखी गई थी, इसका रीज़न क्या था। तो 1992 के टाइम पे जो वर्ल्ड लीडर्स होते हैं वो ब्राज़ील में मिलते हैं, जहाँ, और वहाँ पे 21st सेंचुरी जो होती है उसके प्लान के लिए ये लोग एजेंडा 21 बनाते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है टू डू लिस्ट के नाम से प्लानट के लिए। सो इसका पहला गोल क्या होता है कि ग्लोबल कोऑपरेशन करना है, हमें ग्लोबल कोऑपरेशन चाहिए, कंट्रीज वर्किंग टुगेदर टू फाइट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिजीज़। तो हमें जो इन्वायरमेंटली, जो ग्लोबली जो लोग परेशान हैं डैमेज से, पॉवर्टी से, डिजीज से, उसके लिए हमें ग्लोबली जो ग्लोबल कॉपरेशन है वो चाहिए होगा। देन आता है शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम बचाएंगे और तुम यूज़ करो, ये सबकी शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करके रखें, उन्हें बचा के रखें और उन्हें मिसयूज़ ना होने दें, तो ताकि वो अर्थ की जो हेल्थ है उससे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। देन आता है लोकल एक्शन। लोकल एक्शन में आता है एजेंडा 21 जो था, उसने एवरी लोकल गवर्नमेंट जो थी उसको एक मतलब उनको बताया, उनको समझाया कि एक लोकल एजेंडा 21 लेके चले टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन दिस स्पेसिफिक एरियाज। लाइक इंडिया है तो इंडिया को बोला गया कि इंडिया में उनके खुद के लॉज बनाए जाएं, उनकी खुद की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देख के, ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व किया जा सके। कैसी प्रॉब्लम्स, रिसोर्स मिसमैनेजमेंट की प्रॉब्लम। ओके, तो अब हम इसके बाद देखते हैं कि रिसोर्स डेवलपमेंट तो हमें करना ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके अलावा रिसोर्स प्लानिंग भी ज़रूरी है। तो पहले यहाँ पे एक पॉइंट है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो करंट इश्यूज हैं ग्रीड एंड डिप्लीशन, और इसके लिए हमें इसका जो सोल्यूशन दिया गया है वो है रिसोर्स प्लानिंग का। तो रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, उसकी नीड क्यों है, तो वो अभी हम आगे देखेंगे। उसके अलावा इसके लिए जो ग्लोबल इवेंट किए गए थे तो वो था रियो अर्थ समिट में 1992 में हुआ था। ये क्वेश्चन बन सकता है कि रियो अर्थ समिट कब हुआ था या कहाँ हुआ था, तो ब्राज़ील में हुआ था, इतना याद रखना। और इसे दूसरा नाम क्या दिया गया था, एजेंडा 21। देन आता है दूसरा जो इशू है वो है ग्लोबल वार्मिंग का। इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है एज अ सोल्यूशन, एंड इसमें अडॉप्शन हमें करना है फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स का। देन आता है थर्ड इशू, पॉवर्टी एंड डिजीज़।
इसके लिए एजेंडा 21 सोल्यूशन निकाला गया है और इसमें लोकल गवर्नमेंट की हेल्प या इनका इन्वॉल्वमेंट हमें चाहिए होगा, ऐसी बात की गई थी। ओके, तो हम देखते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है। अब इंडिया एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, तो वहाँ पे हमें रिसोर्स प्लानिंग करके चलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे रिसोर्स बहुत अबेंडेंट में है एंड कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे रिसोर्सेज हैं ही नहीं। लाइक अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज तो आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, बट वहाँ पे लैंड रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है। सेम तरीके से हमें राजस्थान में मिनरल रिसोर्सेज तो मिल जाएंगे, बट वहाँ पे क्या कहते हैं, वाटर रिसोर्सेज की बहुत कमी है, इसीलिए हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी होगी। तो इंडिया में या एग्जैक्टली यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है झारखंड और छत्तीसगढ़, यहाँ पे कोल और मिनरल्स तो काफ़ी हैं, बट मॉडर्न टेक्नो जो फैसिलिटी है वो नहीं है। एंड अरुणाचल प्रदेश में वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज तो बहुत हैं, बट रोड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो एक पहाड़ी इलाका है। तो इसका जो रिसोर्स प्लानिंग का है, उसका मेन जो मोटो है या मेन जो गोल है वो है बैलेंस्ड प्लानिंग का, कि मतलब हर जगह पे हर जो भी जो इंडिया का जो हर कॉर्नर है, वहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इक्वली लोगों को प्रोवाइड हो सकें, किसी को भी किसी भी तरीके का लैक ना हो। तो फिर एक और एग्जांपल यहाँ पे आता है कि राजस्थान है, वहाँ पे सोलर एनर्जी बहुत है, बट विंड एनर्जी है, बट वहाँ पे वाटर शॉर्टेज है। ठीक है। एंड देन लद्दाख में रिच कल्चर है, बट वो एक आइसोलेटेड एरिया है जहाँ पे वाटर मिनरल्स बहुत ही कम है। तो इस तरीके से हमने अलग अलग प्लेसेस देख ली हैं। तो अगर अगर क्वेश्चन आता है कि वाटर प्लानिंग रिसोर्स प्लानिंग क्यों चाहिए, तो ये रीजंस आप बता सकते हो कि जो इंडिया है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, उसके हर जगह पे हर एक एरिया पे किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा अबेंडेंस है, तो किसी जगह पे उसी चीज़ की कमी है, तो ये चीज़ हमें बतानी है। देन हम देखते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग किन स्टेप्स में की जाती है, तो इसके 3 स्टेप्स हैं। ये क्वेश्चन बनता है 3 मार्कर कभी कभी, तो इसको याद रखना। तो सबसे पहले सर्वे एंड इन्वेंट्री, तो सबसे पहले सर्वे किया जाता है, मैपिंग की जाती है, मेजरमेंट किया जाता है पूरे इंडिया का, कि कहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है और कहाँ पे बहुत ही कम है, तो हमें कहाँ पे किस रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। देन आता है डेवलपिंग टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी हमें देखनी है कि हम किस तरीके से, जहाँ पे अबेंडेंस है वहाँ पे किस तरीके से हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और जहाँ पे कमी है वहाँ पे हम किस तरीके से उसे पहुँचा सकते हैं। तो हमें राइट स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है और राइट टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम उन्हें निकाल सकें, उनका यूज़ कर सकें। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है नेशनल अलाइनमेंट का। तो नेशनल अलाइनमेंट में क्या होता है कि जो नेशनल जो मतलब गवर्नमेंट है वो इंश्योर करे कि जो भी रिसोर्सेज जो प्लानिंग चल रही है वो पूरे इंडिया की, जो पूरे कंट्री है, उसको जो इंटायर जो उसकी नीड है, जो उसका गोल है, उसको फुलफिल कर सके। तो ये अभी तक हमने देखा। तो इसमें हम फिर से देख लेते हैं, लाइक जैसे इंडिया है, तो जैसे अब हम यहाँ पे राजस्थान का एरिया देखते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अबेंडेंस है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी की। देन जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, बट वहाँ पे वाटर जो रिसोर्सेज है वो बहुत अबेंडेंस में, और यहाँ पे कमी है वाटर रिसोर्सेज की। देन जो लद्दाख है वो काफ़ी ज़्यादा रिच कल्चर में है, बट वहाँ पे जो वो काफ़ी लैक करता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, और वो बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड एरिया पड़ जाता है। देन छत्तीसगढ़ और झारखंड का जो एरिया है, यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज बहुत है, बट यहाँ पे लोग जो है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, या कहेंगे कि नॉलेज नहीं है उतनी। तो अब हम देखते हैं टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज ये कैसे साथ में काम करते हैं। अब इसमें लेसन क्या है, ये लाइन ज़रूर, जस्ट हैविंग गोल्ड और गोल्ड डजंट मेक अ रीजन रिच। ठीक है, अब हमारे पास गोल्ड और गोल्ड हुआ भी तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा रिच हो जाएंगे, हमें उन्हें यूज़ करना भी आना चाहिए। बिना यूज़ किए वो अगर पड़े रहेंगे तो पड़े रहेंगे, हम फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ भी हमें फ़ायदा उससे उससे नहीं होने वाला, हमें उसका यूज़ आना चाहिए। और यूज़ हमें कैसे आएगा, टेक्नोलॉजी के थ्रू। जब हम टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हम उसे कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि जो ऐसे कई रिसोर्स हैं जो मतलब बहुत किसी किसी रीजन में बहुत ही ज़्यादा है, बट वो बैकवर्ड रीजन पड़ जाता है जहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है, बिकॉज दे लैक टेक्नोलॉजी या इंस्टीट्यूशन जो उन्हें यूज़ करके जिन्हें यूज़ करके हम उसे उन जो क्या कहते हैं रिसोर्सेज है उन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकें। इसी तरीके से एक लेसन है हिस्ट्री लेसन, वो क्या है, जो कॉलोनाइजर्स थे उन्होंने हमारे ऊपर कैसे क्यों राज कर पाए, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी थी जिसके थ्रू वो इंडिया के जो रिसोर्सेज हैं उनको पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर पाए, और अपने यूज़ के लिए जो भी उन्हें चाहिए था वो हर चीज़
अपने यूज़, अपने जो मनी ओरिएंटेड जो उनका माइंड था उसको फुलफिल कर पाए। सो उसके बाद हम देखते हैं कि कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन ये है कि जो डेवलपमेंट है वो तभी हो पाता है जब रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी, इसके साथ में जो ह्यूमन स्किल्स हैं वो आ जाए साथ में, प्लस हिस्ट्री। हम लोगों को पता होना चाहिए कि हिस्ट्री भी हेल्प, ऐसा नहीं है कि केवल प्रेजेंट में रहने के बाद ही कोई जगह या कोई इंसान डेवलप हो सकता है। हिस्ट्री जब तक हमें पता नहीं होती खुद की, तब तक इंसान डेवलप नहीं हो पाता। हिस्ट्री हमें लेसन देती है कि किस तरीके से पास्ट में काम हुआ है, तो उसको देख के हम फ्यूचर में भी वर्क कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या है? कंजर्वेशन है जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनको बचाना, और उनको कैसे बचाया जा सकता है वो भी आगे देखेंगे। तो गांधीन फिलॉसफी यहाँ पे फॉलो की जाती है। तो गांधीन फिलॉसफी के ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, बट इसके चांसेस कम हैं, फिर भी जान लेते हैं। तो रिसोर्सेज जो हैं वो फिनाइट हैं, इनफिनाइट नहीं है, इतना याद रखना। भले ही वो बायोटिक क्यों ना हो, बट वो कभी भी, या फिर रिन्यूएबल क्यों ना हो, वो इनफिनाइट कभी भी नहीं होंगे। तो हमें उनको कभी ग्रीड के लिए यूज़ नहीं करना है, हमें अपनी नीड के लिए यूज़ करना है, वरना वो ख़त्म हो जाएंगे। तो गांधी जी का जो विजन था वो ये था कि इतना ज़्यादा हमें यूज़ करना है कि वो हर किसी की नीड को सेटिस्फाई कर पाए, ना कि उनकी ग्रीड को, उनके लालच को नहीं। तो उन्होंने ब्लेम किया था मॉडर्न एक्सप्लॉयटेटिव टेक्नोलॉजी को, क्योंकि उनके हिसाब से उनका कहना था कि जो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है वो रिसोर्सेज को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रही है और अपनी ग्रीड के लिए उनको यूज़ कर रही है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अभी का आप क्या कहते हैं एग्जाम्पल लिख दोगे एग्ज़ाम में, जो अरावली हिल्स के ऊपर बना था, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अरावली हिल्स का जो अभी जो भी मतलब उसमें जो भी बवाल हुआ था वो ये था कि उसमें कोर्ट ने ये लॉ पास किया था कि 100 मीटर से नीचे के जितने भी जो पहाड़ी हैं उनको अरावली हिल्स की या उनकी जो रेंजेस है उसमें इंक्लूड किया ही नहीं जाएगा, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा 90% प्लस जो पहाड़ियाँ थीं उनको हटाने का ऑर्डर दे दिया गया था। मतलब अब उन पहाड़ियों पे जो माइनिंग है वो कैसी भी हो सकती है, उनमें कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई रूल नहीं है। जो क्या कहते हैं बिजनेसमैन हैं, जो इंडस्ट्रियल वर्क जो क्या कहते हैं लोग हैं, वो आराम से उन एरियाज़ को यूज़ कर सकते हैं, उन पहाड़ियों को गायब कर सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग क्या कहते हैं सड़कों पे आए थे, उन्होंने मार्च निकाला। तो ये एग्जांपल आप दे सकते हो कि उन्होंने अपनी ग्रीड के लिए किस तरीके से ये लॉ पास किया था, तो देख सकते हैं आप उसके लिए। इसके बाद हम देखते हैं जो गांधी जी ने बोला था कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव है, जिससे एंड मास प्रोडक्शन। तो ये ना मास प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन बाई मासेस नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन बाई मासेस नहीं हो रहा है, मास प्रोडक्शन हो रहा है। मास प्रोडक्शन मतलब बेफिजूल का प्रोडक्शन किया जा रहा है अपनी ग्रीड को पूरा करने के लिए। बट हमें जो प्रोडक्शन करना है वो मासेस के लिए करना है। जितनी मासेस हैं, मतलब जितने पीपल हैं, उनकी जितनी नीड है उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करना है। तो ये उनका कहना था, गिविंग पीपल वर्क रादर देन जस्ट अ मशीन्स। ठीक है, तो लोगों को काम दो, उनको मशीन्स मत दो। तो गांधी जी का ये कहना था। तो अब यहाँ पे कुछ रिलीफ फीचर्स दिए हुए हैं, तो हम इन्हें देख लेते हैं कि जो प्लेन्स हैं इंडिया में वो 43% ऑक्यूपाई करते हैं एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, जहाँ पे काम करती है। माउंटेन्स 30% है, वहाँ पे पेरिनियल रिवर्स पड़ जाती हैं, टूरिज्म होता है, इकोलॉजी होती है। देन प्लेट्यूज जो होते हैं वो 27% ऑक्यूपाई करते हैं, जिसमें मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट इंक्लूडेड है। तो अब हम इसके बाद एक और देखते हैं कि इनके अलावा जो लैंड है उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो जो लैंड यूज़, जो लैंड को यूज़ करने का जो पैटर्न है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो पहला आता है कि जो फॉरेस्ट एरिया है वो कितना है। तो फॉरेस्ट एरिया 23% है। देन ऐसी लैंड जिस पे खेती होती है, नेट सोन एरिया सालाना में, तो वो होती है 46% लैंड है ऐसी। देन थर्ड पॉइंट आता है फैलो लैंड, जिसे छोड़ दिया जाता है काफ़ी लंबे टाइम तक, लगभग मतलब इसमें भी दो कैटेगरीज आती हैं, एक आता है 1 साल से कम के लिए और एक होता है 5 साल से 1 साल के बीच में। तो ऐसी जो लैंड होती है वो 8% है। देन फोर्थ है नॉन एग्रीकल्चरेबल लैंड, जिसे बिल्डिंग्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऐसा एरिया जो है वो 5% है। देन फिफ्थ पॉइंट आता है वेस्ट लैंड,
तो इसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो नॉन एग्रीकल्चरल एरिया है, इसे एग्रीकल्चरल एरिया बनाने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी यूज़ करते हैं। एंड जो वेस्ट लैंड है उसे मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि उनका यूज़ इन जो बाकी कैटेगरीज हैं उसमें नहीं हो पाता। तो ये हो गया 4%। सो अब हम देखते हैं कि इसके बाद ये जो लैंड क्लासिफिकेशन है उसमें और क्या दिया हुआ है। तो लैंड कई तरीके से डिवाइड किया गया है उनकी यूटिलाइजेशन के लिए। तो पहला पॉइंट आता है, सो इकोनॉमिस्ट एंड ज्योग्राफर्स डिवाइड लैंड इनटू 5 मेन पॉइंट्स। ठीक है, पहला आता है फॉरेस्ट, देन आता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। तो फॉरेस्ट में आता है लैंड रिजर्व, जो एरिया है फ्री जिसमें रह सकते हैं उनके लिए। देन आता है ऐसा एरिया जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, लाइक बैरन लैंड या फिर नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, बैरन लैंड का मतलब हो गया डेजर्ट या रॉकी एरिया जहाँ पे कल्टीवेशन पॉसिबल ही ना हो, या फिर नॉन एग्रीकल्चरल एरिया जहाँ पे बिल्डिंग्स या रोड्स या फैक्ट्रीज यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्पज़ के लिए उसको छोड़ा गया हो। देन उसके बाद आता है जो इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है वो है अनकल्टिवेटेड लैंड। जो दूसरी अनकल्टिवेटेड लैंड है, लाइक कल्चरेबल वेस्ट, जिसमें जो लैंड है उसे 5 ईयर्स के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि वो वापस से फर्टाइल हो सके और उसे बाद में यूज़ किया जा सके, या फिर इनको पास्चर जो हैं लाइक एनिमल्स जो हैं उनके ग्रेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट आता है फेलो लैंड्स। तो फेलो लैंड्स में आते हैं जो ऐसे लैंड होते हैं जिनकी जो फर्टिलिटी वो खो चुकी होती है, तो उन्हें फर्टिलिटी रिगेन करने के लिए छोड़ दिया जाता है। जो फेलो लैंड्स में मैंने बताया था ना 1 एरिया से 5 एरिया तक, तो ईयर तक, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो इसमें ये रहा करंट फ्लो फेलो एंड देन करंट जो अदर इसके बाद है। तो इसमें एक होता है 1 साल से 1 साल या उससे कम के लिए छोड़ा जाए, या फिर 1 साल से 5 साल के बीच में उसके लिए छोड़ा जाए, तो ताकि वो फर्टाइल वापस हो जाए। तो इनको भी प्लानिंग के थ्रू ही किया जाता है, जो हमने पहले पढ़ा था रिसोर्स प्लानिंग के सेक्शन में। अब हम देखते हैं कि इसके बाद एक पॉइंट आता है नेक्स्ट सोन एरिया। तो नेक्स्ट सोन एरिया वो होते हैं जहाँ पे क्रॉप्स उगाई जाती हैं, और इफ़ यू काउंट द सेम फील्ड ट्वाइस बिकॉज इट वाज प्लांटेड इन बोथ समर एंड विंटर। ठीक है, तो ये इसको हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बोल देते हैं अगर विंटर और समर दोनों को काउंट किया जाए। अगर किसी एक सीजन को काउंट कर रहे हैं तो वो नेक्स्ट सोन एरिया बन जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लैंड को यूज़ करने का पैटर्न क्या है। तो फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर दोनों ही डिपेंड करते हैं कि हम उन्हें किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो फिजिकल फैक्टर्स में जैसे सॉइल या क्लाइमेट ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, और ह्यूमन फैक्टर में आता है पॉपुलेशन या टेक्नोलॉजी। तो 93% जो क्या कहते हैं डाटा गैप है वो ये बताता है कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इंडिया का, जिसमें खाली 93% ही इंडिया के कंट्रोल में है। बाकी जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, जो स्टेट्स हैं, वो पाकिस्तान या चाइना के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिए गए हैं, तो हम उन्हें यूज़ नहीं कर पा रहे हैं अपने फुलफिलमेंट के लिए, और उनका सर्वे भी नहीं हो पाया है सही से अभी तक। उसके बाद देखते हैं कि फॉरेस्ट शॉर्टेज भी हमें देखने को मिलती है, जिसमें जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1952 की, तो ये याद रखना, हो सकता है वन मार्क में पूछ लिया जाए। तो इसमें 33% जो फॉरेस्ट कवर एरिया है वो इकोलॉजिकली बैलेंस है। ठीक है, इंडिया इज़ करंटली फार बिलो दिस मार्क। तो इंडिया जो है, तो ये एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि जो किसी भी कंट्री में है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ये इंडिया ने बनाया है पॉलिसी। इसमें ये है कि 33% जो एरिया एटलीस्ट वो फॉरेस्ट कवर से कंप्लीटेड होना चाहिए। बट ऐसा जो ये जो गोल सेट किया गया था, अभी ये इंडिया उससे काफ़ी नीचे है, तो ये गोल उसको कंप्लीट करना है, ये ऐसा मतलब रखा गया है। उसके बाद देखते हैं रीजनल वेरिएशन। तो रीजनल वेरिएशन में आता है नेक्स्ट जोन एरिया, लाइक पंजाब का या हरियाणा का, जो 80% जो सोन एरिया जो है जहाँ पे खेती होती है उसके बारे में बात हो रही है। तो पंजाब हरियाणा में 80% तक खेती होती है बिकॉज ऑफ फ्लैट प्लेन्स, क्योंकि वहाँ पे एकदम सपाट लैंड है जो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है क्या कहते हैं प्लांटिंग में और एग्रीकल्चर में। और इरिगेशन भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जो गंगा है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अबेंडेंस में निकलती हैं। देन और बहुत ही ज़्यादा जो अरुणाचल प्रदेश है और मिज़ोरम का जो एरिया है वहाँ पे 10% से भी कम खेती की जाती है, क्योंकि वहाँ पे प्लेन प्लेट्यूस नहीं है, वो पूरा टेरेन एरिया है, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे खेती करना पॉसिबल नहीं है उतना, इसलिए छोटे मोटे खेत से वहाँ पे बनाए जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद देखते हैं जो मेजर कंसर्न है वो है डिग्रेडेशन का। तो इसके
क्या रीजंस है वो भी हम देखेंगे। तो अगर इसमें क्या, इसके जो प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसकी वजह से हो रहा है क्या है कि पास्चर लॉस हो रहा है। जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया में है, उसका जो लैंड है वो छोटा होता जा रहा है टाइम के साथ में। इससे क्या होगा कि जो हमारी जो इंडिया की जो मैसिव लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है वो, उनका पेट नहीं भर पाएंगे हम लोग, तो इवेंचुअली वो डिसअपेयर होने लगेंगे। तो उसके बाद इसके जो सेकंड जो प्रॉब्लम है वो है फेलो लैंड इश्यूज़ का। इसमें जो फेलो लैंड है वो बहुत ज़्यादा पुअर क्वालिटी की है, जिसमें फार्मिंग करना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम सारी है लैंड डिग्रेडेशन की वजह से। तो इसमें एक और पॉइंट है एंड डिग्रेडेशन, जो अभी मैंने बोला। तो इसमें डिग्रेडेशन में क्या है, जो बहुत ही ज़्यादा बेफिजूल की तरीके से जो लैंड का यूज़ किया जा रहा है, उसकी वजह से जो लैंड है उसकी क्वालिटी बहुत ही जल्दी से ख़राब हो रही है। तो जो उसकी फर्टिलिटी है उस पे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, मतलब उसकी जो फर्टिलिटी है वो बहुत ही जल्दी डिटोरिएट हो रही है, ख़त्म होती जा रही है। दिस इज़ अ सीरियस थ्रेट। अगर ऐसा होता रहा तो इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो ख़राब हो जाएगा पूरी तरीके से, और उस पे जो इन्वामेंटल जो भी प्रॉब्लम्स हैं और फूड सिक्योरिटी है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, इसके जो भी क्या कहते हैं परसेंटेज है, ये सारी चीज़ें जो दी हुई हैं इनको अच्छे से याद कर लेना। कभी कभी बहुत ही कम है, ऐसा तो होता नहीं है, बट ये नॉलेज के लिए भी अच्छा रहेगा। एंड कभी कभी शायद 10 में से 8% चांस है, सॉरी 100 में से 50% या 40% चांस है कि इससे कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। सो इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिटिकल जो इम्पोर्टेंस है लैंड की वो क्या है। ठीक है, तो 95% जो बेसिक नीड्स हैं वो इसी लैंड से पूरी होती हैं, लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथिंग्स, ये सारी चीज़ें हम लोग लैंड से ही तो लेते हैं। जो हमारी नीड्स हैं वो इन्हीं से सेटिस्फाई होती हैं। ठीक है, जो हम डायरेक्टली इससे डिराइव करते हैं। उसके बाद देखते हैं शेयर्ड हेरिटेज। इस ये जो लैंड है यहाँ पे हम लोग कलेक्ट शेयरली रहते हैं, कलेक्टिवली रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई लैंड किसी की हो या फिर कोई हवा में रह रहा हो, कोई पानी में रह रहा हो, ऐसा नहीं है। तो लैंड जो है वो एक शेयर्ड हेरिटेज है जिसमें हर कोई एक साथ रहता है, और ये हमेशा से शेयर की गई है हमारे एंसेस्टर से हमको। और हमारी ये मॉरल ऑब्लिगेशन बनती है कि हम इसे फ्यूचर के लिए भी बचा के रख सकें, ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन भी कह सके कि हमारे एंसेस्टर से हमें पास हुआ है। तो ये एक शेयर्ड हेरिटेज है, इसे हर कोई यूज़ करेगा, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, चाहे प्रेजेंट में हो। देन ह्यूमन फैक्टर एक इंक्लूड करते हैं इसमें हम। तो उसमें क्या है कि जो नेचर है उसने, मतलब उस जो नेचुरल जो कॉजेज हैं लाइक इरोजन या फिर अलग चीज़ें लाइक जो विंड है या वाटर जो प्रॉब्लम्स हैं, तो उससे तो प्रॉब्लम हो ही रही है डिग्रेडेशन में। उसके अलावा जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसने भी बहुत ही ज़्यादा इसमें जो ये जो क्या कहते हैं जो प्रोसेस था इरोजन का, उसकी जो पेस है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दी है। तो इसमें नेचुरल फोर्सेस भी हैं और ह्यूमन जो मैन मेड जो क्राइसिस हैं, उन्होंने दोनों ने बहुत ही अच्छे से रोल निभाया है लैंड को डिग्रेड करने में। तो कॉजेज़ क्या हैं वो भी देख लेते हैं। कॉजेज़ पे क्वेश्चन बन सकता है कि लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं और उसके सॉल्यूशंस फिर क्या हो सकते हैं। तो दोनों पॉइंट्स बन जाते हैं, तो अभी हम दोनों चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो पहला पॉइंट है वो माइनिंग और क्वेरिंग का है। बहुत ज़्यादा ग्रेट लेवल पे माइनिंग और क्वेरिंग की जा रही है, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रही है। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि हाँ इन लोगों ने माइनिंग की है, प्रॉब्लम ये है कि इसके बाद जो कंपनीज हैं, लाइक किसी ने बहुत बड़ा गड्ढा खोदा माइनिंग करने के लिए, बट उसने यहाँ से जितने रिसोर्सेज उसने निकाल के चल दिया अपना, लेकिन इस जो गड्ढा है इसको वापस से भरा नहीं, और ये गड्ढा हमेशा के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। तो वो इस पे कचरा जम रहा है, कुछ भी हो जाए, बहुत ही लेयर्स बन जाती हैं कचरे की, या फिर इसमें पानी भर जाए तो ये जो लैंड है, ये जो एरिया है, ये डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। तो और इसके अलावा जो वेस्ट जो चीज़ें हैं इनकी, ये लोग ऐसी जो मतलब जैसे फैक्ट्रीज हैं उसका जो वेस्ट है वो ऐसे ओपन लैंड में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो लैंड की फर्टिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये है पहला पॉइंट। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, इसकी वजह से जो अफेक्टेड स्टेट्स हैं उनको भी देख लेते हैं माइनिंग की वजह से। तो झारखंड में बहुत ज़्यादा माइनिंग होती है, छत्तीसगढ़ में माइनिंग होती है, मध्य प्रदेश में, क्योंकि ये एक डेक्कन एरिया है तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज हैं। एंड द लास्ट वन इज़ ओडिशा। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है कि मैसिव डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, लैंड को बहुत ही ज़्यादा क्लियर किया जा रहा है बहुत ही तेज़ी से, ताकि माइंस के लिए, माइनिंग के लिए उस एरिया को यूज़ किया जा सके। उसके बाद सेकेंड प्रॉब्लम है ओवर ग्रेजिंग का।
ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्या है, तो लाइफ स्टॉक जो है वो बहुत ही ज़्यादा घास खा लेती हैं, बहुत जल्दी खा लेती हैं, और उसके अल्टरनेटिव में जो ग्रास है वो जल्दी उतनी जल्दी उगती नहीं है, या फिर हम कहें कि लोग उस पे उस रिसोर्स पे ध्यान ही नहीं देते हैं कि जो ग्रेजिंग का जो एरिया है उसको बढ़ाया जाए। इस वजह से एक ये प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रही है। इससे क्या होता है कि जो सॉइल है वो अपनी प्रोडक्टिव जो कवर है वो खो देती है, और जब बारिश या जो क्या कहते हैं वाटर या विंड के थ्रू इरोजन स्टार्ट हो जाता है, जिससे लैंड डिग्रेड होती है आगे। इससे अफेक्टेड एरियाज हैं, गुजरात का है, राजस्थान का है, मध्य प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है। तो ये पॉइंट्स जैसे एरियाज को याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद देखते हैं ओवर इरिगेशन। अभी ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे ओवर इरिगेशन की वजह से भी लैंड डिग्रेड हो रही है, इरोजन हो रहा है लैंड का। तो वाटर लॉगिंग की एक सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, जिसमें अब जो एरिया है पंजाब और हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फार्मिंग की जाती है, जिसमें बहुत ज़्यादा पानी यूज़ किया जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करने की वजह से जो लैंड है वो इरोड होना शुरू हो जाती है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, तो वहाँ की जो एरिया है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। इससे रिजल्ट क्या होता है, सैलिनिटी और एल्कलिनिटी जो है सॉइल की वो जाने लग जो उसमें जो क्या कहते हैं जो नमक या उसको बोलते हैं ना सैलिनिटी, तो वो इंक्रीज होने लगती है। तो सॉल्ट का जो क्या कहते हैं लेवल है उसमें जो पोर्शन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, और एज अ हाँ जैसे वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो वही प्रॉब्लम आएगी, जिससे जो क्रॉप्स हैं वो टॉक्सिक हो जाती हैं एंड लैंड की भी प्रॉब्लम पड़ती है। और इससे अफेक्टेड एरियाज हैं पंजाब का, हरियाणा का, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का। तो जितने में गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी सबसे ज़्यादा हैं जहाँ पे वो मिलती हैं, तो ये एरिया वही इंक्लूड किया जाता है। तो अब इसमें देखते हैं कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ क्या हैं। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो मिनरल प्रोसेसिंग, ग्राइंडिंग लाइमस्टोन हो गया सीमेंट के लिए। तो ये सारी इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है, जो डस्ट है वो माउंट कर देती है लैंड के ऊपर, जिसकी वजह से अगेन प्रॉब्लम होती है। और ये जो डस्ट जो सेटल जब ये ग्राउंड में सेटल हो जाती है, जैसे मैं बोला कि उसकी बहुत ज़्यादा ग्राइंड किया जाता है लाइमस्टोन को सीमेंट बनाने के लिए, तो उसकी डस्ट क्या कहते हैं ग्राउंड पे लेयर पे लेयर पे लेयर पे बनता जाता है, जिसकी वजह से जो रेन वाटर है वो सॉइल तक पहुंच ही नहीं पाता है, इनफिल्ट्रेट नहीं कर पाता सॉइल तक, तो सॉइल वहाँ पे बैरन होने लगती है, अगेन डिग्रेडेशन होता है। अब इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस क्या है इसमें, तो अनट्रीटेड जो लिक्विड है उसको भी ऐसे ही लैंड पे जो फैक्ट्रीज हैं वो ऐसे लैंड में डिस्चार्ज कर देती हैं बिना उसको ट्रीट किए, उसको साफ़ किए, तो फिर अगेन केमिकल पोल्यूशन होता है इससे। वाटर बॉडीज जो होती हैं वो भी सिविल प्रॉब्लम उनमें भी देखने को मिलती है। अब इसमें हम देखते हैं कंजर्वेशन मेजर्स क्या हैं। ये जो प्रॉब्लम हमने अभी तक प्रॉब्लम तो देख ली है, उनके सोल्यूशंस क्या हैं वो भी देखने हैं। तो हिली एरियाज़ में हम क्या कर सकते हैं, हिली या एरिड एरिया जो है वहाँ पे हम एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि ढेर सारे पेड़ लगाओ, जितने पेड़ लगाओगे उतना ज़्यादा जो क्या कहते हैं विंड क्या कहते हैं सॉइल जो इरोड करती है, विंड के साथ जो सॉइल की जो अपर लेयर होती है वो उड़ती है, तो वो पकड़ के रखेगी। कौन पकड़ के रखेगा, पेड़ पकड़ के रखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम कहाँ पे कर सकते हैं, हिली एरियाज और या फिर ड्राई एरियाज जहाँ पे पानी या फिर ह्यूमिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो एक ये इसमें हो गया। इसके बाद हम देखते हैं शेल्टर बेल्ट्स भी हम बना सकते हैं। शेल्टर बेल्ट्स क्या होती हैं, जो ट्रीज़ होती हैं उनको, जैसे कोई फील्ड है तो फील्ड के चारों तरफ एक लाइन में हम ट्री उगा दें, तो जब भी हवा चलेगी तो इन ट्री की वजह से वो पास होकर के नहीं जा पाएगी, वो जो और जो हवा है वो भी इन ट्री की वजह से ज़्यादा लाइक पहले बहुत ही ज़्यादा आती है, लेकिन इनकी वजह से ट्री की वजह से वो फिल्टर होकर के उसकी जो पेस है वो धीरे हो जाएगी, और जो सॉइल इरोजन है वो कम हो जाएगा। फिर हम देखते हैं स्टेबलाइजिंग सैंड ड्यून्स, ठीक है। तो इससे एक और प्रॉब्लम जो है, जैसे क्या कहते हैं जो रेगिस्तान का जो एरिया है, थार डेजर्ट का जो एरिया है, वो अगर आपको पता होगा कि जो सैंड होती है जहाँ पे भी उड़ के जाती है, अगर वो कितना भी फर्टाइल लैंड है, वहाँ पे जाने के बाद ये धीरे धीरे लेयर पे जब वहाँ पे जम जाएगी, तो वहाँ की जो फर्टिलिटी है वो बहुत जल्दी डिग्रेड करती है। ये लैंड उस एरिया को सॉरी ये जो सैंड है उस एरिया को खाने लगती है, तो वहाँ की जो फर्टिलिटी है वो एकदम ख़त्म हो जाती है, और उस एरिया को भी ये डेजर्ट में बदल देती है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्रिवेंट करने के लिए जो बुशेस हैं वो पूरी जगह पे जो छोटी छोटी बुशेस होती हैं जो रेगिस्तान में
जिंदा रह सकती हैं, जिंदा रह सकती हैं। तो ऐसे बुशेस को लगा दें ताकि जब हवा चले तो इन बुशेस की वजह से वो आगे जो फर्टाइल एरिया है, फर्टाइल लैंड है, वहाँ तक ना पहुँच पाए। अब इसमें देखते हैं इंडस्ट्रियल और माइनिंग एरियाज में हम क्या कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल और माइनिंग एरियाज में क्या कर सकते हैं कि माइनिंग को मैनेज कर सकते हैं। जो स्ट्रिक्ट लॉज हैं वो कोर्ट पास करे, वो गवर्नमेंट पास करे, जिसके थ्रू जो माइनिंग है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाए और जो प्रिवेंटिव जो मेजर्स हैं उनको लाया जाए। इसके बाद देखते हैं वेस्ट लैंड मैनेजमेंट। अब वेस्ट लैंड मैनेजमेंट क्या है, जो बैरन लैंड है उसको या फिर जो अबेंडन लैंड है जिसे छोड़ दिया जाता है उसे फॉरेस्ट या पार्क में कन्वर्ट कर दिया जाए, उसे ग्रीन लैंड में कन्वर्ट किया जाए, ताकि फर्स्ट जो क्या कहते हैं सॉइल इरोजन है या लैंड डिग्रेडेशन है उसे रोका जा सके। और इसका एफ्लुएंट जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, जो फैक्ट्रीज हैं उन्हें ज़रूर से ज़रूर जो उनका जो केमिकल वेस्ट है उसे ट्रीट करना पड़ेगा डिस्चार्ज करने से पहले, ताकि वो जो वाटर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, उसे कम कर सके। ठीक है, तो ये मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारी कई ऐसी नदियां हैं जो पल्यूट हो चुकी हैं। तो इस इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसी कई फैक्ट्रीज हैं जो पैसा बचाने के लिए वो क्या करते हैं कि जो रिवर है या रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है उसमें गंदा पानी छोड़ देते हैं, जिससे वाटर पोल्यूशन भी होता है, लैंड पोल्यूशन भी होता है। तो इसके लिए लॉस तो काफ़ी पास कराए गए हैं, बट होता मतलब उतना ज़्यादा इफेक्टेड नहीं है लोग। तो इसके बाद जो थर्ड है आई थिंक ये वाला, तो इसमें हम देखते हैं कि जो एग्रीकल्चरल एरिया है वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए। तो पहला जो मेजर है वो ये है कि जो प्रॉपर मैनेजमेंट हमें करना होगा ग्रेजिंग का। ठीक है, रोटेशनल ग्रेजिंग करनी होगी, जैसे कभी यहाँ पे ग्रेजिंग की गई, फिर अगले दिन यहाँ पे, फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पे, फिर दिन यहाँ पे। तो जब तक वो लोग यहाँ पे पहुँचेंगे तब तक ये वाला जो लैंड है ये वापस उग चुका होगा। तो ये साइकिल में हमें जो पास्चर्स हैं या जो लाइफ स्टॉक है उन्हें ग्रेज करवाना होगा, तो जो सॉइल एक्सपोजर है उसे प्रिवेंट किया जा सकेगा। देन आता है स्मार्ट इरिगेशन का। तो एक यूजिंग ड्रिप एंड स्प्रिंकलर्स, ये साइंस के चैप्टर में पढ़ा होगा कि स्प्रिंकलर्स का यूज़ किया जाए या फिर जो ड्रिप वाटर का यूज़ किया जाए। तो ऐसे क्या होता है कि वाटर फालतू का यूज़ नहीं होता, या फिर ओवर इरिगेशन की जो प्रॉब्लम है वो भी नहीं आती है। अब हम इसमें देखते हैं जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है उसी को यहाँ समराइज कर लेते हैं एक बार। तो झारखंड, उड़ीसा और एमपी में माइनिंग की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो क्या है, मेन डिफॉरेस्टेशन है और डीप स्कैरिंग है। तो इसके लिए हम पेड़ वेड़ लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद गुजरात और राजस्थान में क्या होगा, वहाँ पे ओवर ग्रेजिंग की प्रॉब्लम है। तो हम वहाँ पे जो वेजिटेशन है वो गायब होती जा रही है और डेजर्टिफिकेशन होता जा रहा है। तो इसके लिए हम वहाँ पे जो सब क्या कहते हैं साइकिल में ग्रेजिंग करवा सकते हैं, ताकि दूसरे एरिया में धीरे धीरे करके जो ग्रास है वो वापस ग्रो हो सके। पंजाब, हरियाणा और यूपी का जो एरिया है वहाँ पे ओवर इरिगेशन की प्रॉब्लम है, जैसे सैलिनिटी, एल्कलिनिटी और वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, स्प्रिंकलर्स या फिर जो ड्रिप वाटर का जो ड्रिप इरिगेशन का जो सिस्टम है उसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर आता है इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स। इसमें डस्ट और एफ्लुएंस की प्रॉब्लम होती है। तो इसमें जिसमें इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि वाटर और इनफिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम होती है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम होती है। तो इसमें जो लॉज हैं उन्हें स्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा, ताकि जो इंडस्ट्रियल एरिया है और जो इंडस्ट्रियल ओनर्स हैं वो सही से काम करें और जो लैंड है उसको डिग्रेड होने से बचा सकें। अब हम यहाँ पे देखते हैं सॉइल। तो सॉइल की बात यहाँ पे क्यों हो रही है, मिट्टी की। ठीक है, तो अब हम मिट्टी के बारे में भी देखेंगे कि इंडिया इतना जो डाइवर्स है, वहाँ पे अलग अलग तरीके की मिट्टी पाई जाती है, सॉइल पाई जाती है। ओके, तो एक ये लिविंग रिसोर्स है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, सॉइल इज़ अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स है, रिन्यूएबल है, सॉइल से बहुत सी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, टेक्स बट इसको ना बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो सॉइल है हमें उसका इरोजन जो है, जैसे सॉइल पानी के साथ बह जाती है या फिर ख़राब हो जाती है, तो हमें उसे बचाना पड़ेगा। इट इज़ मोर देन जस्ट डर्ट, वो डर्ट से भी ज़्यादा बहुत कुछ है, एक लिविंग सिस्टम है जो प्लांट्स को, एनिमल्स को और ह्यूमंस को सपोर्ट करता है। ठीक है, अब इसमें हम फैक्टर्स देखते हैं कि सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आता है पेरेंट मटेरियल, जो सबसे नीचे होता है, जिसे बेड रॉक बोला जाता है। और क्या कहते हैं, ये डिटरमाइन करता है सॉइल जो मिनरल कंटेंट होता है वो इस जगह पे पाया जाता है। देन आता है रिलीफ टोपोलॉजी। तो इसमें जो सॉइल का जो अपर एरिया है, जो सबसे ऊपर का जो
स्टीप क्या कहते हैं, जो स्लोप होता है उसे टोपोलॉजी बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा स्टीप होगा कोई लैंड, तो जब पानी या बारिश वारिश होगी तो उतनी ही जल्दी उसका जो जो टॉप लेयर है वो उतनी ही जल्दी डिग्रेड होगी, बहुत ही जल्दी बहेगी, जिसकी वजह से जो उसका जो प्रोटेक्टिव जो लेयर होती है वो खुल जाएगी, और लैंड अगेन जो सॉइल है वो डिग्रेड होगी, और उसे हम लोग नहीं बचा पाएंगे। उसके बाद देखते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या इफेक्ट करता है? तो टेम्परेचर और रेनफॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है वेदरिंग के रेट को और ह्यूमस फॉर्मेशन को। देन टाइम डिटरमाइंस द थिकनेस एंड मेच्योरिटी ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, तो क्लाइमेट जो है उसके थ्रू जो ह्यूमस फॉर्मेशन है उसमें हेल्प होती है। देन टाइम से जो थिकनेस है किसी भी सॉइल की, किसी भी लैंड, कोई लैंड है वहाँ पे कितनी ज़्यादा सॉइल है, तो टाइम डिटरमाइन करता है कि वहाँ पे कितनी थिकनेस होगी। जितना ज़्यादा हम उसको अन क्या कहते हैं उसको छोड़ देंगे बिना उसको नुकसान पहुँचाए, उतनी ज़्यादा उस एरिया की जो लैंड है, जो सॉइल है वो थिक होगी। ठीक है, तो ये फैक्टर्स थे लैंड के। अब हम देखते हैं कि सॉइल के, तो अब हम देखते हैं जो इंडियन जो सॉइल है उसको किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और उनके लोकेशंस क्या हैं और उनका यूज़ क्या है। तो सबसे पहले आता है एलुवियल सॉइल। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल जो है वो फर्टाइल प्लेन्स में पाई जाती है। लाइक पंजाब का एरिया हो गया जहाँ पे गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र की जो कोस्टल क्या कहते हैं, लाइक मैं बता देती हूँ मैप बना के। ओके, सो या देन इंडस यहाँ से ऐसे निकलती है। ठीक है, तो ये एरिया फर्टाइल लैंड हो गया। तो इस एरिया पे हमें एलोवियल सॉइल देखने को मिल जाएगी। उसके बाद गंगा का जितना एरिया है जहाँ से गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज आती हैं, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो ये सारा एरिया जो है ये भी एलुवियल सॉइल का एरिया हो जाएगा। उसके बाद ब्रह्मपुत्र की जो ट्रिब्यूटरी है, ये वाला जो एरिया है जितने में इसके आसपास का जो एरिया होगा ब्रह्मपुत्र के आसपास का, तो वो भी एलुवियल सॉइल वहाँ पे हम देखने को हमें मिल जाएगी। उसके अलावा जो कोस्टल एरियाज होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये सॉइल हमें मिल जाती है क्योंकि ये फर्टाइल सॉइल होती है। तो जहाँ पे भी पानी होगा वहाँ पे वो क्या कहते हैं जो सॉइल है ये हमें मिलेगी क्योंकि फर्टाइल होती है। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये अपने साथ में इसमें मतलब ये जो सॉइल होती है इसमें सैंड होती है, सिल्ट होती है और क्ले होती है। सिल्ट मतलब छोटे छोटे पत्थर जैसे उनको बोला जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, और इसमें बहुत ज़्यादा पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम देखने को हमें मिलता है। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर ये अच्छे से याद हो पाएँ, जितना अच्छे से याद हो पाएँ उतना अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चन बनता ही बनता है कि जो इंडिया है उसमें कितने तरीके की सॉइल पूछी जाती है, कितनी तरीके की सॉइल होती हैं, और उसके अलावा अगर वो पर्टिकुलरली किसी एक सॉइल के बारे में भी पूछा जा सकता है, लाइक एलुवियल सॉइल या फिर ब्लैक सॉइल या लेटराइट सॉइल, तो इनको आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं बांगर वर्सेस खादर। तो ये क्या है? तो बांगर जो है उसे ओल्ड एलुवियल बोला जाता है। जो बहुत ज़्यादा पुरानी जो सॉइल हो गई है उसे बांगर बोला जाता है। जो नई सॉइल है उसे खादर बोला जाता है। तो इसमें जो पुरानी होती है उसमें लाइम ज़्यादा देखने को मिलता है हमें। लाइम जो नोड्यूल्स हैं या कंकड़ जिन्हें बोला जाता है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। जो नई सॉइल है वो ज़्यादा फाइनल होती है और ज़्यादा फर्टाइल होती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेंगे, तो यहाँ इन जगह पे ये जो एलोवेरा सॉइल का जो एरिया होता है वहाँ पे वीट, शुगर केन और चावल ये ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जाता है, क्योंकि इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस वजह से इस एरिया में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इनकी खेती हो पाती है। अब हम देखते हैं ब्लैक सॉइल, जिसे कॉटन स्पेशलिस्ट बोला जाता है। तो ब्लैक सॉइल में हम लोग ज़्यादातर कॉटन की जो फार्मिंग है वो की जाती है। इसे रेगुलर सॉइल या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। और इसका ओरिजिन जो होता है वो लावा या बसाल्ट, जहाँ पे जैसे कोई लैंड है वहाँ पे कभी लावा क्या कहते हैं जैसे लावा निकला और फिर वो ठंडा हो गया, तो इस एरिया पे ब्लैक सॉइल हमें देखने को मिलती है। तो ये कहने का मतलब है कि जो बसाल्ट है, लावा है, उससे ब्लैक सॉइल का उत्पन्न होता है, और ये हमें ज़्यादातर डेक्कन एरिया में मिल जाती है। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये क्लेई होती है और डीप होती है। ठीक, क्लेई होती है और डीप होती है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड कर सकती है। और इसमें और इसमें क्या होता है कि
बहुत ही जल्दी जो डीप क्रैक्स हैं वो पड़ जाते हैं। तो समर्स में ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से ये जो अपने आप को सेल्फ एरिएशन मतलब अब नीचे तक जैसे क्रैक पड़े हैं तो वहाँ तक आराम से जो एरिएशन है, ठीक है, जो हवा है वो आराम से पहुँच पाती है। तो जो कॉटन की ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे से हो पाती है। तो ये हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, महाराष्ट्र के एरिया में, गुजरात के एरिया में, और कॉटन जो यहाँ पे ज़्यादा उगाई जाती है। ठीक है, तो ये हम लोग आपको पता होना चाहिए कि किस किस जगह पे पाई जाती है। फिर अब हम इसके बाद देखते हैं रेड एंड येलो सॉइल सॉइल तो रेड सॉइल और येलो सॉइल वो देखने में आपको पता चल जाएगा, रेड और येलो कलर की दिखेगी। तो इसकी जो ओरिजिन है वो हम कहाँ पे देखते हैं, तो जो इग्नियस जो रॉक्स होती हैं, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स, जो ऐसी जो एरिया होता है जहाँ पे लो रेनफॉल होती है वहाँ पे हमें ये सॉइल देखने को मिलती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये रेड होती है क्योंकि इसमें आयरन डिफ्यूजन ज़्यादा देखने को मिलता है, और येलो कैसे हो जाती है, क्योंकि जब ये हाइड्रेटेड हो जाती है, अब जब ये वाटर इसमें हम देखने को मिलेगा तो ये हमें येलो कलर की नज़र आएगी। ठीक है, इसलिए इसे रेड एंड येलो सॉइल के नाम से हम लोग जानते हैं। अब इसका एग्जांपल कहाँ पे है, सबसे बेस्ट जगह मतलब जो एग्जांपल है वो है उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, तो इस एरिया पे हमें ये देखने को मिल जाती है। ठीक है, और ये कई तरीके की दाल और मिलेट्स जो होती हैं उनको उगाने में हेल्प करती है। अब इसके बाद हम देखते हैं लेटेराइट सॉइल, ये क्या होती है। इसे लीस्ट सॉइल भी बोला जाता है। इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है, ये हमें मिलती है ये जो लेटेराइट सॉइल है इस ये लैटिन वर्ड है एक जो कि होता है लेटर, और इसका मतलब होता है ब्रिक। तो फॉर्म्ड इन ट्रॉपिकल एरियाज, तो ये ट्रॉपिकल एरियाज में हमें मिलते हैं, और इसमें बहुत ही ज़्यादा लीचिंग होती है हैवी रेन की वजह से। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होती है, और ह्यूमस में बहुत मतलब इसमें ह्यूमस बहुत ही कम पाया जाता है, और इसे फर्टिलाइजेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तभी ये प्रोडक्टिव हो पाती है। ठीक, तो हम ये देखते हैं कि कहाँ पे हमें मिलते हैं, तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है केरला में और तमिलनाडु में, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, तो इस जगह पे हमें ये जो सॉइल है बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं एरिया में मिल जाती है, हम देख सकते हैं इसको वहाँ पे। और इसमें ये बहुत ही ज़्यादा आइडियल है टी, कॉफ़ी या फिर कैश्यू नट्स को उगाने के लिए। ठीक है, तो इतना भी हम लोगों ने देख लिया। तो फॉर अगर हम एक मैप बना के आपको बता दें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये हो गया, फिर ये जम्मू कश्मीर का एरिया, फिर ये ईस्टर्न एरिया, एंड या कंप्लीट हो गया। सो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले हमने सॉइल पढ़ी थी एलुवियल सॉइल, तो हमें एलुवियल सॉइल कहाँ पे देखने को मिलती है, तो एलुवियल सॉइल हमें देखने को मिलती है जहाँ पे रिवर्स होती हैं, तो गंगा सॉरी इंडस, गंगा एंड देन ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ये एरिया किसका हो गया, एलुवियल सॉइल का। देन हमने अभी पढ़ा लेटरल सॉइल, तो लेटरल सॉइल मिलती है हमें केरला में देखने को एंड उड़ीसा में देखने को। ओके, या तो केरला में और उड़ीसा में हमें देखने को मिल जाती है। ओके, सॉरी तमिलनाडु में एंड या उड़ीसा में, थोड़ा कोस्टल एरियाज में हमें देखने को मिल जाती है। एंड अगेन ये जो सॉइल अभी हमने पढ़ी थी एलुवियल सॉइल, वो भी हमें कोस्टल एरियाज में देखने को मिल जाती है। बट इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये वाली सॉइल हमें इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा भी हमने रेड और येलो सॉइल के बारे में पढ़ा, तो वो हमें देखने को मिलती है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के एरिया में। ठीक है, जहाँ पे आयरन के जो फ्यूजन जहाँ पे ज़्यादा होता है, तो इस एरिया में हमें देखने को मिलता है। एंड उसके अलावा हमने पढ़ा था ब्लैक सॉइल, तो वो डेक्कन एरिया में देखने को मिलता है, तो महाराष्ट्र के जो एरिया है वहाँ पे हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समराइज कर लिया, तो इतना याद रहेगा तो काफ़ी रहेगा। या सो लेट्स कंटिन्यू। अब हम देखते हैं एक और सॉइल है जिसका नाम है एरिड सॉइल, या इसे कहते हैं डिजर्ट सॉइल। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टेक्सचर जो उसका होता है सलाइन होता है, तो टेक्सचर में ये सलीन सलाइन होती है, और इसमें ह्यूमस बिल्कुल नहीं हमें मिलता देखने को, और इसमें जो वाटर है बहुत ही जल्दी इवेपोरेशन जो है वो देखने को मिलता है, इसलिए ये ड्राई क्लाइमेट्स में हमें देखने को मिलेगी ये वाली सॉइल। ठीक है, तो इसमें हमें कंकर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जो लोअर लेयर होती है इसमें कंकर बहुत होते हैं, विच ब्लॉक्स वाटर फ्रॉम सोकिंग डाउन। ठीक है, इसके वजह से जब वाटर इसमें पड़ता है तो नीचे सोक करने में प्रॉब्लम होती है इस सॉइल को,
एग्जाम्पल क्या है, वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है। तो वेस्टर्न राजस्थान में सबसे ज़्यादा सॉइल मिलती है, और लाइक इंदिरा गांधी कैनाल है, वहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। और ये प्रोडक्टिव तब होती है जब हम इसमें अच्छे से पानी वानी डालते हैं, तभी ये प्रॉपर क्या कहते हैं प्रोडक्टिव हो पाती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है। और हम इसके बाद देखते हैं फॉरेस्ट सॉइल क्या होती है। तो माउंटेन सॉइल जिसे हम कहते हैं, तो देखो अभी तक हमने देखा तो हर सॉइल का एक दूसरा नाम है, तो वो अच्छे से याद रखना। पूछा जा सकता है, या फिर अगर पूछा भी नहीं जाता, अगर सॉइल के लिए ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आंसर में अगर आप सेकंड नेम उसका ऐड कर दोगे तो अच्छा रहेगा। तो अब हम देखते हैं फॉरेस्ट सॉइल के बारे में। तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है? इसकी लोकेशन है हिली और माउंटेनियस एरिया में, ठीक है। रेन फॉरेस्ट जहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये लोमी और सिल्टी होती है और वैलीज में पाई जाती है, ठीक है। और कोर्स ग्रेन्ड होती है, अपर स्लोप्स के पास हमें देखने को मिलती है। और स्नो कवर्ड एरियाज में भी हमें देख सकते हैं। और इसका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, और ह्यूमस इसमें हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है हिमालयाज। तो हिमालयाज में हमें सबसे ज़्यादा देखने को ये मिल जाती है। यहाँ पे फ्रूट्स या स्पाइसेस उगाने के लिए बेस्ट रहता है। वैली जो टेरेसेस होती हैं वहाँ पे फ्रूट्स और क्या कहते हैं स्पाइसेस हैं, इनको बहुत अच्छे से उगाया जा सकता है। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है सॉइल इरोजन की, जिसमें लैंड है वो मतलब गायब होने लगती है। तो हम देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है और क्या रीजंस हैं। तो गली इरोजन जो है वो देखते हैं सबसे पहले। तो गली इरोजन में क्या आता है कि जो चैनल्स होते हैं, जो उसमें चैनल्स की बात की जा रही है, तो इसमें वाटर जब एक धारा के साथ बहता रहता है तो उसमें वो कट्स बना देता है लैंड में, जिससे जो क्लेई सॉइल जो होती है उसमें कट्स बन जाते हैं, और जो सॉइल है वो उन्हीं कट्स के थ्रू धीरे धीरे करके बहने लगती है। दिस क्रिएट्स बैड लैंड और रेवाइंस, ठीक है। और ये चंबल जो बेसिन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस मतलब बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। उसके बाद देखते हैं शीट इरोजन। तो शीट इरोजन जो होता है वो क्या होता है, ये होता है कि जो वाटर जब फ्लो होता है किसी स्लोप से डाउनवर्ड तरीके से, जैसे मैंने पहले बताया था, जितना ज़्यादा स्टीप होगा उतना ज़्यादा जब पानी लाइक बारिश हुई या कोई नदी है उसके थ्रू, ये जो पानी है जो ऊपर की जो अपर जो लेयर है वो बहुत ही जल्दी बह जाती है, ठीक है। तो जो लेयर है टॉप लेयर सॉइल की वो बह जाती है, इसकी वजह से अगेन सॉइल इरोजन होता है। उसके बाद विंड इरोजन में हम देखते हैं कि अब जब कहीं बहुत ज़्यादा हवा चल रही होती है तो उससे जो अपर लेयर है वो अपने साथ उड़ा ले जाती है। तो अपर लेयर जो है सॉइल की वो गायब हो जाती है, हट जाती है वहाँ से। तो इसके कंजर्वेशन क्या है? तो कॉन्टूर प्लोइंग सबसे पहले आता है। तो कॉन्टूर प्लोइंग का क्या मतलब होता है? प्लोइंग हमें क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें जो हिली एरियाज है लाइक ये, तो जब हम इसमें ऐसे इस तरीके से फ्लोइंग करेंगे, ठीक है, तो जो वाटर है वो अगर हम ऐसा करते हैं तो वाटर को एक सीधा रास्ता पाथ मिल जाता है बहने के लिए, जिसकी वजह से वो अपने साथ पानी वो मिट्टी को भी बहा ले जाएगी। तो अगर हम उसमें हॉरिजॉन्टली फ्लोइंग करेंगे तो इसका बेस्ट क्या होगा कि जब पानी होगा तो वो धीरे धीरे इन जो फ्लोइंग जो एरिया होता है उसमें बहुत ही धीरे धीरे जाएगा, जिससे जो सॉइल इरोजन है उसको हम प्रिवेंट कर पाएंगे। उसके बाद आता है टेरेस फार्मिंग। तो टेरेस फार्मिंग में क्या होता है कि जैसे ये जो पहाड़ है, ठीक है, तो ये पहले ऐसे स्टेप है, तो इसमें हम लोग ऐसे स्टेप्स की तरीके से एरिया जो एरिया है उसको हट क्या कहते हैं यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमने फार्मिंग की, फिर यहाँ पे हमने फार्मिंग की, फिर हमने यहाँ पे फार्मिंग की, तो इसको टेरेस फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या कहते ये हिमालयाज में बहुत ज़्यादा की जाती है, और इससे जो स्लोप है, जो स्लोपी एरिया है वहाँ पे सॉइल इरोजन को काफ़ी ज़्यादा प्रिवेंट किया जाता है। अब जो इसके अलावा देखते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग, वो क्या होती है? तो स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है कि जैसे किसी लैंड में यहाँ पे खेती की गई है, फिर यहाँ पे खेती की गई है, तो उसके बीच में एक ग्रास की एक लाइन है, उसको अगर हम लोग बना देंगे तो इससे क्या होता है कि जैसे सॉइल जब विंड चलेगी तो सॉइल यहाँ से जैसे उड़ी, बट जो घास हमने जो स्ट्रिप जो लगा रखी है इससे वो आगे नहीं जा पाएगी, तो अगेन सॉइल इरोजन प्रिवेंट किया जा सकता है। फिर हम देखते हैं शेल्टर बेल्ट्स। तो शेल्टर बेल्ट्स में क्या होता है कि जो रोज़ होती हैं प्लांटिंग रोज़ जो होती हैं उनके बीच में हम ट्रीज लगा सकते हैं। जैसे एक खेत है, फिर ये खेत है, तो इसके बीच में पेड़ लगा दो, ठीक है। तो इससे भी सॉइल इरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है, ताकि वो इधर से उधर
और डिजर्टिफिकेशन को भी प्रिवेंट किया जाता है। इसमें राजस्थान में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि हमें जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे क्लासीफाई किया गया है उन्हें एक्सप्लेन करना है, और जो ओनरशिप है उसके बेसिस में उन्हें कैसे क्लासीफाई किया गया उसको स्पेशली देखना पड़ेगा, एंड स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट विद सुटेबल एग्जांपल्स। ठीक है, तो डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है कुछ सुटेबल एग्जाम्पल्स के साथ अभी हम देखेंगे। तो इसमें हम पहला पॉइंट डाल देंगे ओनरशिप के बेसिस पे। तो पहले एग्जांपल मतलब ये डाल देना कि कई तरीके से एक लाइन डाल देना कि मतलब रिसोर्सेज को कई तरीके से कई बेसिस पे क्लासीफाई किया गया। तो उसमें से एक पहला मतलब एक पॉइंट ये भी है कि ओनरशिप के बेसिस पे भी क्लासीफाई किया गया। तो पहला हो गया इंडिविजुअली, फिर उसे एक्सप्लेन कर देना एग्जाम्पल्स के साथ। सेकेंड पॉइंट हो गया कम्युनिटी, इसको भी एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर देना। एंड थर्ड इज नेशनल एंड देन इंटरनेशनल। ठीक है, तो इसे एक्सप्लेन करना एंड इसके एग्जांपल्स डाल देना, तो अच्छे से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें जो सेकंड हाफ जो क्वेश्चन का है वो पूछा गया है कि ये डेवलपमेंट को कैसे मतलब स्टेटस जो है डेवलपमेंट में उसको एग्जांपल्स देके हमें बताना है। ठीक है, तो डेवलपमेंटल बेसिस पे किस तरीके से क्लासिफाई किया गया तो इसके भी एग्जांपल्स और हम देंगे और पॉइंट्स देंगे। तो पहला हो गया पोटेंशियल, इसका कोई भी एक एग्जांपल मैंने ऊपर बताया था, कोई भी डाल देना। उसके अलावा डेवलप्ड, देन स्टॉक एंड देन रिजर्व्ड। तो इनको एक्सप्लेन कर देना कि ऐसा क्यों है और इनका क्या मतलब होता है, इनके एग्जांपल्स। ठीक है, तो आराम से अगर ये 5 या 3 नंबर कैसे भी आएगा तो बहुत ही अच्छे से जो नंबर है आप स्कोर कर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, ऑब्वियस बात है, सर्वे करना फिर उनको देखना कि कहाँ पे रिसोर्स ज़्यादा हैं कहाँ पे कम हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो इसमें हमें क्वेश्चन जो पूछा गया वो ये है कि ऐसे 3 स्टेप्स हमें बताने हैं जो रिसोर्स प्लानिंग में इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। तो पहला पॉइंट इसमें हम डाल देंगे आइडेंटिफिकेशन। ये 3 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इन्वेंट्री, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें सर्वे किया जाता है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट है उसमें हम देखते हैं मैचिंग प्लान्स। मैचिंग प्लान्स का मतलब हुआ यहाँ पे कि जहाँ पे हम प्लानिंग कर रहे हैं उन्हें टेक्नोलॉजी के साथ मैच करना है कि हम उसे कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सॉरी हाँ, मैचिंग जो प्लान है ये थर्ड पॉइंट है, मैंने उल्टा बोल दिया। या मैचिंग प्लान जो है ये हमें देखना है कि जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको वो किस तरीके से फुलफिल कर रहा है, तो हमें ये देखना है कैसे नेशनल जो नीड है उसको फुलफिल कर रहा है। और जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि हमें प्लानिंग करनी है, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। प्लानिंग किस चीज़ की करनी है कि हमें कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है जिसके थ्रू हम उन रिसोर्सेज को फुलफिल मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अच्छे से, ताकि उनका मिसयूज़ भी ना हो और हमारी जो नीड्स हैं वो भी फुलफिल हो जाएं। उसके बाद आता है क्वेश्चन डिस्क्राइब हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव कॉज लैंड डिग्रेडेशन। तो हमें रीज़न बताने हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ किस तरीके से क्या कहते हैं कंट्रीब्यूट करती हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं लैंड डिग्रेडेशन में। और इसमें हमें कोई 3 मेजर्स भी बताने हैं जिससे हम जो लैंड है उसे कंजर्व कर सकें। तो इसमें कई चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो क्या कहते हैं मिनरल्स हो गए, माइनिंग होगी, सॉरी मिनरल्स की माइनिंग होगी, उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। तो सबसे पहला पॉइंट लिख देंगे माइनिंग। सेकंड पॉइंट हो गया ओवर ग्रेजिंग। ठीक है, ये ऊपर अभी हम सब लोग डिटेल में पढ़ के आए हैं, तो बस एग्जाम्पल लिख देना कि कहाँ पे होता है ऐसा, कौन सा इफेक्टेड एरिया है। ठीक है, उसके अलावा हो गया ओवर इरिगेशन, इसके मेजर्स क्या थे ये भी जानते हो, बता रखा है सब। इसके बाद इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो गया, जिसमें वेस्ट जो उनका होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट उसको बिना क्या कहते हैं ट्रीट किए ही ओपन एरिया में डिस्चार्ज कर दिया जाता है या वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो अब इसमें 3 मेजर्स पूछे गए हैं। तो
हम वो मेजर्स लिख देंगे कैसे इनको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहला हो गया एफॉरेस्टेशन, ये सब पढ़ाया है तो बस इसी को एक्सप्लेन करना है, ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं है। फिर आ गया शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है, ये भी अभी भी पढ़ के आए हैं एकदम। देन थर्ड पॉइंट हो गया इसके लिए स्टेबलाइजिंग, स्टेबलाइजिंग सैंड ड्यून्स, ठीक है, जिससे डिजर्टिफिकेशन को प्रिवेंट किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया हैज़ वेरी रिलीफ फीचर्स एंड क्लाइमेट रियल्स which have contributed to the development of various types of soils, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बताना है एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल के क्या फीचर्स होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले एलुवियल सॉइल के बारे में बताएंगे हम, एंड देन इधर ब्लैक सॉइल के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम बताएंगे कि ये स्प्रेड कैसे होता है, ठीक है, कहाँ पे हमें मिलता है, कहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी हमें देखने को मिलता है, कहाँ तक इसका एरिया है वो। सेकेंड पॉइंट पे हम बता देंगे इसका कॉम्पोजिशन, इसमें क्या क्या मिलता है हमें इस सॉइल के अंदर। तो इसमें सिल्ट होता है, सैंड होता है, क्ले होता है, और ये किस एरिया में पाए जाते हैं, इंडस ब्रह्मपुत्र और गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके अराउंड पाया जाता है। इसके अलावा कोस्टल एरियाज में भी देखने को मिलती है हमें। उसके बाद हम बता देंगे इसका फॉर्मेशन, फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में भी बता देंगे हम, फॉर्मेशन भी बताएंगे, ओके। एंड या फिर इसकी कैपेसिटी, मतलब दोनों में हम लोगों ने पढ़ाई हुआ है तो इसमें 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है, इन्हीं को कंपेयर कर देना। तो इसके बाद हम देखेंगे कैपेसिटी, ठीक है। तो कैपेसिटी में हमें क्या दिखाना है कि कितना ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड करता है अपने साथ में, या फिर कितना नहीं, या कितना फर्टाइल है कितना नहीं, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें दिखा देंगे कि इसका बिहेवियर क्या है, या फिर ये बता देंगे कि क्रॉप्स कौन कौन सी हम इसमें उगा सकते हैं। तो ये फीचर्स हो जाएंगे इन्हीं को दोनों में, लाइक एलोवियल सॉइल में बहुत ज़्यादा ये सिल्टी होती है, और कहाँ पे पाई, अब इसमें होता है कि कहाँ पे पाई जाती है। फिर ब्लैक सॉइल कहाँ पे पाई जाती है, तो डेक्कन एरियाज में पाई जाती है, डेक्कन एरियाज के जो ट्रैप्स होते हैं वहाँ पे पाई जाती है। फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये बसाल्ट से होता है, ठीक है, और ये रिवर्स के थ्रू होता है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये पॉइंट्स को बस दोनों में एक्सप्लेन कर देना, अच्छे से नंबर आराम से स्कोर कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके बारे में मैंने पहले ऊपर बताया था। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और ये एजेंडा 21 क्या है, रियो अर्थ समिट में जो लिया गया था, जो बनाया गया था, तो इसके बारे में बताना है। तो इसमें हम देखते हैं पहला पॉइंट डाल देंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन, ठीक है, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्चुअली में होता क्या है। और उसके बाद हम बताएंगे जो एजेंडा 21 है, ठीक है, एजेंडा 21 है उसमें क्या बात की गई थी। तो पहली बार की गई थी कॉम्बैट डैमेज की, ठीक है, जो ग्लोबली हुआ है उसकी। देन बात की गई थी म्यूचुअल नीड्स की, कि लोगों की क्या नीड्स हैं जो सबको एक साथ ही फुलफिल करनी है, सबकी कॉमन नीड्स हैं। फिर आता है लोकल इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, कि जिसके एरिया में जो प्रॉब्लम है वो वहाँ पे जाके अपना देखे, और जो भी नीडेड हो सके, जो भी नीडेड मेजर्स उनको लेने पड़े वो लें, और जो डेवलपमेंट है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसे फुलफिल कर सकें, ओके। तो ये हो गया आंसर। अब हम इसके बाद देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन। तो इसमें आता है हाउ कैन लैंड डिग्रेडेशन बी चेक्ड इन द एरिड एरियाज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो लैंड डिग्रेडेशन को कैसे चेक किया जा सकता है, तो पहले तो एक डेफिनेशन डाल देना, ठीक है, इंट्रो में। तो लैंड डिग्रेडेशन की एक डेफिनेशन आ जाएगी। उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे चेक किया जा सकता है। तो ऐसे टेक्नोलॉजिकली तो काफ़ी मेजर्स हैं जिनके थ्रू हम इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो एरिड एरियाज को नापने के लिए क्या मेजर्स हो सकते हैं, तो वहाँ पे अगर क्या कहते हैं वो एरिया फर्टाइल नहीं है तो वहाँ पे कोई भी वेजिटेशन हमें देखने को नहीं मिलेगी। उसके अलावा वो एरिया बहुत ही ज़्यादा ड्राई देखने को मिलेगा हमें। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू इंडिया में एरिड एरियाज को जा चेक किया जाता है, ओके। और ऐसे एरिड एरियाज कौन से हो गए, राजस्थान, ठीक है, यहाँ पे सैंड की जो
क्या कहते हैं, सैंड की जो मेजर है, जो प्रोपोर्शन है, वो ज़्यादा देखने को हमें सॉइल में मिलता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए। इसके बाद हम देखते हैं, मेंशन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, तो ब्लैक सॉइल के बारे में पहले डाल देना, कहाँ पे मिलती है वो डाल देना। फिर इसका जो फॉर्मेशन जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, लावा। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से 3 नंबर का क्वेश्चन आता भी है, तो लावा बता देना। जब वो क्या कहते हैं, जिसे बसाल्ट बोलते हैं, जब वो जहाँ जब किसी एरिया में लावा आता है, जैसे कोई लैंड है, जब वो सूख जाता है, ठीक है, तो उस एरिया में ब्लैक सॉइल की उत्पत्ति देखने को हमें मिलती है। ठीक, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ बता देना कि ये कैसी होती है, टेक्सचर इसका कैसा होता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड करती है। ठीक, इसके अलावा हम बता देंगे कि कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, तो डेक्कन ट्रैप्स में देखने को मिलता है। तो ये सारे पॉइंट्स, जितने भी फीचर्स अभी हमने पढ़े हैं ब्लैक सॉइल के, वही सारे इसमें आप लिख देना। एंड देन क्रॉप्स क्या क्या इसमें उगाई जाती हैं उनके बारे में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट 3 डिफरेंसेस बिटवीन खादर एंड फंगस सॉइल्स। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए मैं छोड़ रही हूँ। ठीक है, इसका आप रिसर्च करो एंड देन मुझे आपको बताना है। और ऐसे 2-3 क्वेश्चन और हैं, वो आपके होमवर्क के लिए हैं। अब गांधी जी का क्या व्यू था रिसोर्स कंजर्वेशन में, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप एक बार इसको भी करोगे, तो ये होमवर्क के लिए। इनके आंसर्स आप कमेंट्स में देना, मैं चेक करूँगी और फिर मैं रिप्लाई भी कर दूँगी। एंड देन ये भी होमवर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि हमें 3 फैक्टर्स बताने हैं लैटराइट सॉइल के। ठीक है, फीचर्स बताने हैं जो जैसे ब्लैक सॉइल के हैं वैसे ही लैटराइट सॉइल के हैं, वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं, बस उन्हीं को 3 फीचर्स में हमें बताना है। एंड हाँ, इसके बाद ये 2 क्वेश्चन और ओके देख लेते हैं। व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। तो ये आंसर मैं बता रही हूँ, तो ये बता देना कि ये कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था, और कब हुआ था ये बताना है। और इसका एजेंडा क्या रखा गया था, एजेंडा 21 यानी 21st सेंचुरी के लिए इसको रखा गया था। ठीक है, अब इसमें क्या मेजर्स लिए गए थे, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाने की बात की गई थी, जिसमें फ्यूचर नीड्स को क्या कहते हैं सेक्रीफाइस ना करके जो प्रेजेंट ह्यूमन नीड्स हैं उनको भी फुलफिल किया जा सके। इसमें कॉपरेशन की बात की गई, ग्लोबल कॉपरेशन की। ठीक, इसमें लोकल इम्प्लीमेंटेशन की बात भी की गई, और जो ग्लोबल प्रॉब्लम है उसके बारे में भी बात की गई थी। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट्स हैं, इनको डाल देना एंड बस आंसर हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पोटेंशियल एंड डेवलप्ड रिसोर्सेज विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज जैसे हमने पहले पढ़ा था ऊपर, और डेवलप्ड रिसोर्सेज के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। तो पहला पॉइंट हो जाता है इन दोनों की डेफिनेशन, या फिर ये होते क्या हैं। तो पोटेंशियल जो रिसोर्सेज हैं होते हैं, वो किसी रीजन में हमें देखने को तो मिलते हैं, ठीक है, किसी रीजन में हमें देखने को तो मिलते हैं, हमें पता है कि यहाँ पे है, बट उसे हम फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं, तो फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। और वहीं पे डेवलप्ड रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमें पता भी हैं और हम उन्हें यूटिलाइज भी कर पा रहे हैं। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल आप डाल देना कि इसमें एग्जांपल हो गया, इसमें दोनों में 2-2 एग्जांपल डाल दोगे काफ़ी होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल में आप डाल दो सोलर एनर्जी, थार डेजर्ट की, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी है, बट उसको हम फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से। ये पॉइंट भी ऐड कर देना बीच में। ठीक है, ये सेकंड कर देना, ये थर्ड कर देना। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि लैक ऑफ यूटिलाइजेशन सॉरी टेक्नोलॉजी है, उसकी वजह से हम उसको फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं। ठीक है, या फिर हमें पता ही नहीं है कि कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, डेवलप जो रिसोर्सेज होते हैं उसमें हमें पता है, उसमें अब एग्जाम्पल पे लिखोगे तो एग्जाम्पल इसमें लिख देना लाइक आयरन और माइंस। ठीक है, या फिर कोल या फिर पेट्रोलियम, कुछ भी, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। ओके, देन अब हम देखते हैं, तो हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है चैप्टर में, कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो कमेंट्स में ज़रूर बता देना मुझे, मैं रिप्लाई करूँगी। उसके अलावा आपको किसी और तरीके की किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कर देना। और उसके अलावा अच्छे से पढ़ाई करना, बोर्ड्स आने वाले हैं,
और जितने मैंने पॉइंट्स बताए हैं बस आप वर्ड पॉइंट जो पॉइंट्स हैं उनके खाली जो मेन वर्ड है वो याद रखो, आगे की डेफिनेशन माइंड में रहेगी। बहुत ईजी चैप्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।